Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में पहले हम टेस्ट 7 डिस्कस करेंगे और टेस्ट 7 के बाद फिर अपने पार्टनरशिप के कंसेप्ट्स की तरफ मूव करेंगे। पहले टेस्ट 7। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास टेस्ट 7 नहीं है इस वक्त, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, एक दो स्टूडेंट के पास नहीं है। क्वेश्चन 1 पार्ट ए। Mujib obtained a generator on lease for a period of 6 years from Munaf at an annual rent of rupees 120,000. जी Freed executed contract of guarantee in favor of Munaf, guaranteeing due payment of rent by Mujib. यानी क्रेडिटर इसमें कौन है? इसमें क्रेडिटर कौन है? मुनाफ। और प्रिंसिपल डेटर मुजीब, और जो श्योरिटी है फरीद। In the third year, Mujib defaulted in payment. Munaf sued Fareed and got a decree. Fareed thereafter gave a notice to Munaf revoking his guarantee for the remaining period of lease. जी डिफ़ॉल्ट किया मुजीब ने और मुनाफ ने फरीद को केस फाइल किया और पेमेंट ले ली। फरीद ने फिर मुनाफ को नोटिस भेजा कि मैं अपनी गारंटी रिवोक करता हूँ। बताइए, कह रहा है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फ्रीज गारंटी। गारंटी की नेचर क्या है? स्पेसिफिक या कंटिन्यूइंग? लेकिन इसमें पेमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ट्रांजैक्शन तो एक ही है ना, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एक है, उसकी आगे पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में हो रही है। ट्रांजैक्शन तो एक है, सेल ऑफ जनरेटर, तो ये स्पेसिफिक गारंटी है और जो कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है। क्या रिवोक कर सकता है? रिवोक नहीं कर सकता, ये गारंटी रिवोक नहीं हो सकती। ठीक है। बी डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंटिन्यूइंग गारंटी। कैन इट बी रिवोक्ड? कंटिन्यूइंग गारंटी कौन सी होती है? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हो जिसमें, क्या ये रिवोक हो सकती है? नोटिस सेंड करने से रिवोक हो सकती है, लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शन? जो बाद में, जो पहले वाली ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है वो रिवोक नहीं हो सकती, उनके लिए श्योरिटी स्टिल लायबल रहेगा। क्वेश्चन 2 पार्ट ए। माजिद गेव ए पीस ऑफ फैब्रिक टू स्टाइलिश सूटिंग फॉर। ये हमने शायद पहले किया हुआ है कि जिसमें एक पर्सन ने सूट दिया दर्जी को, 5,000 रुपया डिसाइड हुआ, दर्जी ने 5,000 रुपया भी ले लिया और कोट देने से इनकार कर दिया। उसने कहा पहले मेरे पिछले पैसे जो है वो अदा करो। क्या पिछले पैसे अदा करने के लिए पाबंद है? नहीं। तो इसमें कंसेप्ट कौन सा अप्लाई होता है? पर्टिकुलर लियन वाला। ठीक है, पर्टिकुलर लियन वाला। यहाँ पे बेलमेंट में पर्टिकुलर लियन का कंसेप्ट है। लोन लिया हो अगर, ठीक है, तो फिर जनरल लियन का कंसेप्ट है। बैंकर्स का जो लियन होता है वो जनरल होता है, जो बेलर बेली का लियन है वो पर्टिकुलर है। तो यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है, वो कोर्ट रखने में कोर्ट वापस करना चाहिए। ए क्लियर? 2 का पार्ट बी। साइमा एंड निशाद जॉइंटली ओन मैनी एक्सोटिक सेट्स ऑफ ब्राइडल ज्वेलरी। नगीन borrowed a set from them for her wedding and agreed to return it after the wedding. In the absence of any agreement between them, to whom should Nagin return the jewelry? Co-owners हैं। In the absence of any agreement, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ तो किसी को भी वापस कर सकते हैं। 3, अच्छा 3 का पार्ट ए और बी, ये खास तौर पे स्टडी कीजिएगा। ये कंसेप्ट हमने वो रेगुलर लेक्चर में कवर नहीं किए हुए, ये हमारे लिए एडिशनल कंसेप्ट है। इनको खास तौर पे 3 का पार्ट ए और बी इनको सुनिएगा। 3 में कह रहा है एक्सप्लेन वेदर इन द फॉलोइंग केसेस श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। बताइए क्या इन केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया? ए आरिफ ओव्ड ए सम ऑफ ₹20,000 टू बाकर विच वाज गारंटीड बाय चीमा। चीमा ने गारंटी दी थी और आरिफ ने पैसे देने थे बाकर को 20,000। डेट बिकम्स पेएबल, हाउएवर बाकर डिड नॉट सू आरिफ फॉर ए ईयर आफ्टर द डेट हैड बिकम पेएबल। डेट जो है वो पेएबल हो गया, लेकिन
बाकर ने सूना किया आरिफ को डेट की रिकवरी के लिए, क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया? एक कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा, लॉ ने 3 साल का टाइम दिया है डेट की कलेक्शन के लिए। जैसे अगर मैंने किसी बंदे को लोन दिया, एग्री हुआ कि वो 1 मार्च 2021 को वापस करेगा, अगर 1 मार्च 2021 को उसने वापस नहीं किया तो मेरे लिए लाजमी नहीं कि मैं उसी दिन जाके उसके खिलाफ केस फाइल करूं या लीगल एक्शन लूं, मैं इंतज़ार कर सकता हूं। लॉ ने 3 साल का पीरियड दिया है। हाँ, अगर 3 साल तक मैं कोई केस फाइल नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता, उसके बाद मेरा राइट खत्म हो जाएगा। 3 साल के बाद कहा जाता है कि जो डेट हमने रिसीव करना था वो एक्सपायर हो गया, अब उसकी कलेक्शन नहीं हो सकती, 3 साल का टाइम। तो अगर जिस बंदे ने लोन दिया है और दूसरी पार्टी ने डिफॉल्ट किया, वापस नहीं किया, तो जिस पर्सन ने लोन दिया है क्रेडिटर, उसके लिए लाजमी नहीं कि वो वेरी नेक्स्ट डे या 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर ही एक्शन लें, 3 साल तक का टाइम है। इसलिए अगर लॉ इसे वर्ड यूज करता है कि अगर क्रेडिटर पेशेंस का मुजाहिरा करता है, यानी वो इमीडिएटली एक्शन नहीं लेता बल्कि उसे टाइम दे देता है, मतलब वेट करता है कि वो हमें पेमेंट कर देगा, तो पेशेंस का मुजाहरा करे अगर क्रेडिटर, इससे श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होते। ठीक है। हाँ, अगर एक्सप्रेसली ये एग्री कर लिया जाए कि आपको अब हम फॉर एग्जांपल 6 महीने का मजीद टाइम देते हैं, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो जाए क्रेडिटर और डेटर के दरमियान में, फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा कि उसकी इजाजत के बगैर आपने उसे टाइम क्यों दिया। लेकिन एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं हुआ, साइलेंट है और एक्शन नहीं लिया, तो याद रखिए इससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। ये 3 का एक क्लियर हुआ, इसमें श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हुआ। 3 पॉइंट मेंशन करने की जरूरत है, सिर्फ इतना लिख दें कि अगर क्रेडिटर जो है शोज पेशेंस तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर क्लियरली एग्रीमेंट हो जाए, फिर बता रहा हूं, क्लियर एग्रीमेंट हो जाए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 6 महीने का, 6 महीने से पहले कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब श्योरिटी इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकता। अगर क्रेडिटर पेशेंस का मुजाहरा करता है तो चूंकि एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो कोई नहीं हुआ, वो किसी भी वक्त एक्शन खुद भी ले सकता है, श्योरिटी भी ले सकता है। 3 का पार्ट बी, फारूक borrowed money from Ehsan to be repaid within 3 months. Ghani gave surety for the same. Farouk failed to repay to Ehsan within 3 months. Ehsan promises Farouk's father को अंडरलाइन कीजिए, that he will give time to Farouk for repayment. एहसान ने प्रॉमिस किया फारूक के फादर, फारूक से नहीं, पैसे किसने लिए? फारूक ने। ठीक है, एहसान ने पैसे फारूक को दिए। अगर एहसान फारूक के साथ एग्रीमेंट कर लेता कि टाइम दूंगा, तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो जाता। यहां पे वो फारूक के साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहा, बल्कि एक थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, एक थर्ड पार्टी जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहता है इससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, वो था ना जो हमारा कंसेप्ट कि प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर अगर आपस में कंप्रोमाइज कर लें, कंपोजिशन हो जाएंगी, कंप्रोमाइज कर लें श्योरिटी की इजाजत के बगैर, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। यहां पे कंप्रोमाइज प्रिंसिपल, क्रेडिटर, डेटर के दरमियान में नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी के दरमियान में हो रहा है, तो इससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर सारा क्वेश्चन यही होता, वो फादर की बजाय यहां पे एहसान के साथ ये एग्रीमेंट करता, तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता। सी, तो ए और बी दोनों में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हुआ। हाँ, उसका लिंक ही नहीं है, इसीलिए तो कहा जा रहा है एहसान के फादर का लिंक ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, इसीलिए तो उसके साथ जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी एग्रीमेंट हो रहा है, उससे हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट अनइफेक्टेड है। हाँ जी बिल्कुल, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हुआ, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हुआ, उसकी स्टिल लायबिलिटी है। सी, हारून एग्रीज टू अपॉइंट जहांगीर एज हिज क्लर्क टू सेल गुड्स एट मंथली सैलरी। अब
Upon Kashif becoming surety to Harun that Jahangir will duly count for money received by him as such clerk. Afterwards, without Kashif's knowledge or consent, Harun and Jahangir agreed that Jahangir shall be paid a commission on the goods sold by him instead of a fixed salary. वो हमारा कंसेप्ट है कि अगर श्योरिटी की इजाज़त के बगैर कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल अल्ट्रेशन हो जाए तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। अब बताइए, क्या कंसेंट के बगैर अल्ट्रेशन हो रही है? आपके ख्याल में ये मटेरियल अल्ट्रेशन है? बिल्कुल। पहले फिक्स सैलरी दी जा रही थी, अब कमीशन बेस्ड सैलरी दी जा रही है, मटेरियल अल्ट्रेशन है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया इस केस में। अगर सेल्स प्लस एक्स्ट्रा कमीशन भी कह रहा होता स्टिल मटेरियल अल्ट्रेशन होती। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन 4A, एक्सप्लेन द टर्म राइट ऑफ सब्रोगेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या टर्म है? कि जब श्योरिटी पेमेंट कर देता है तो जो राइट्स रेमेडीज अवेलेबल है क्रेडिटर को वो सारी की सारी उसको ट्रांसफर हो जाती हैं, राइट ऑफ सब्रोगेशन। 4B, यावर लेंड्स हिज वैन टू हिज फ्रेंड मोहित फॉर पिकनिक। द वैन ब्रोक डाउन and rode from Islamabad to Murree due to fault in axle, injuring Mohit. Discuss the rights of Mohit under the provisions of Contract Act 1872. What would be Yavar's responsibility had Mohit acquired the van on hire? इसका मतलब ये हुआ कि उसने पहले किराए पे नहीं दी, एंड पे पूछ रहा है कि पहले कह रहा है डिस्कस द राइट्स ऑफ मोहित अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मोहित के क्या राइट्स हैं? व्हाट वुड बी यावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? यावर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर मोहित ने रेंट पे इसको लिया हो? अब बताइए, पहला क्वेश्चन मेरा, ग्रेशियस बेलमेंट या नॉन ग्रेशियस बेलमेंट? के वन द वन दोनों डिस्कस करने हैं, वन द वन दोनों डिस्कस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पहला हिस्सा जो है वो ग्रेशियस बेलमेंट से लिंक कर रहा है और दूसरा नॉन ग्रेशियस। हालांकि उसे यहाँ पे लैंड का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, लैंड के वर्ड से यूं लग रहा है जैसे शायद उसने उसे हायर पे दिया है, लेकिन बहरहाल क्वेश्चन से इतना हमें अंदाजा हो गया कि आखिरी वाली लाइन में पूछ रहा है अगर नॉन ग्रेशियस बेलमेंट हो तो क्या होगा, और पहले पूछ रहा है ग्रेशियस बेलमेंट। दोनों डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेशियस बेलमेंट है तो बताइए क्या यावर लायबल है? मोहित का राइट क्या है? अगर यावर को पता है कि एक्सेल में ये फॉल्ट था फिर यावर लायबल है और मोहित का राइट है कि वो उसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगर यावर को नहीं पता था फिर मोहित क्लेम नहीं कर सकता डैमेजेस। लेकिन अगर हायर में नॉन ग्रेशियस बेलमेंट का केस है तो फिर चाहे यावर को पता था या नहीं पता था, यावर की लायबिलिटी है, डैमेजेस पे करेगा मोहित को। क्वेश्चन 5, under the provisions of Contract Act 1872, analyze and comment on the following situations. पहला, Abid has obtained a loan of rupees 800,000 from Saqib. Loan was given on the surety of Munib, Hamid and Suleiman with maximum limit of rupees 150,000, 250,000, 400,000 respectively. अगर अमाउंट्स एग्री ना की गई हो तो जितने भी को श्योरिटीज होते हैं उनके इक्वल, और अगर मैक्सिमम अमाउंट्स मेंशन की गई हैं equal subject to maximum amount. Abid repaid rupees 200,000 and defaulted. Comment and compute the amount payable by each surety. अच्छा, अमाउंट अब कितनी पे करनी है? 6 लाख सबने मिलके। तो पहला रूल इक्वल होनी चाहिए, 600 डिवाइड बाय 3, हर एक की कितनी आएगी? 2 लाख, हर एक को 2 लाख पे करनी चाहिए। लेकिन मुनीब जो है उसकी मैक्सिमम 150,000 थी, मुनीब कितनी पे करेगा? 150,000, और बाकी 2-2 लाख पे करेंगे? नहीं 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 नहीं, बाकियों की मैक्सिमम लायबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो 600 में से 150 लेस हो गया, बाकी 450। अब 450 इन दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसी रूल के मुताबिक इक्वल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। 450 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 225। ये दोनों के लिमिट में है तो सारे दोनों 225 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुनीब कंट्रीब्यूट करेगा 150,000 और हामिद और सुलेमान 225,000।
जी कुछ समझ आई आपको? बी, Shafiq obtained a loan from Qasim on the surety of Anwar. Qasim also obtained a charge over Shafiq's car at time of disbursement of loan. ठीक है, at time of disbursement चार्ज भी क्रिएट किया इसी लोन का. However, Anwar was unaware of this security. अनवर को इस सिक्योरिटी का पता नहीं था. कासिम gave up the charge over the car and Shafiq defaulted. कासिम ने gave up का मतलब क्या, छोड़ दिया चार्ज. And Shafiq default. Comment on the position of Anwar. बताइए क्या इस चार्ज के ऊपर अनवर का राइट बनता था कि नहीं? बिल्कुल बनता था. एट टाइम ऑफ लोन जो भी सिक्योरिटी रिसीव की है क्रेडिटर ने, उस श्योरिटी को रिटर्न करनी होती है, चाहे श्योरिटी को पता हो चाहे ना पता हो. हाँ, अगर ये क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर सिक्योरिटी ली जाती लोन के बाद फिर श्योरिटी का राइट ना होता. अगर लोन के वक्त जो है सिक्योरिटी ली गई है उसके ऊपर राइट क्रिएट होगा, लोन के बाद राइट क्रिएट नहीं होगा. लोन से पहले वो सिक्योरिटी क्यों देगा? लोन से पहले सिक्योरिटी क्यों देगा? लोन से पहले सिक्योरिटी नहीं देगा. हाँ जी, एडवांस सिक्योरिटी नहीं होता. चले, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये टेस्ट क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए. कोई क्वेश्चन? चलिए, अब हमारे जितने भी टेस्ट है सबकी डिस्कशन हो चुकी है, कोई टेस्ट पेंडिंग तो नहीं है? चलिए, और टेस्ट जो आपको रिटर्न होने हैं उनमें भी सिर्फ रीसेंट टेस्ट जो सैटरडे को हुआ है यही पेंडिंग है. ये हाँ, यही पेंडिंग है ना, एक ही टेस्ट पेंडिंग है ना आपका. डिस्कशन सबकी हो चुकी है, रिटर्न सिर्फ एक. ठीक जी, कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए. कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए. पार्टनरशिप बाय स्टॉपल वाला. पार्टनरशिप बाय स्टॉपल का कंसेप्ट ये है कि अगर एक पर्सन अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करता है या दूसरे लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं पार्टनर और वो चुप रहता है, तो इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कोई पार्टी भी लोन दे दे, ये बंदा उसके लिए लायबल होगा. ये बंदा उस लोन के लिए, हालांकि एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है. भाई धोखा क्यों दिया तुमने? दूसरे लोगों को ये क्यों कहा मैं पार्टनर हूं? तो वो लायबल होगा. ये है होल्डिंग आउट पार्टनर का कंसेप्ट या पार्टनर बाय स्टॉपल. असल में एक्चुअली पार्टनर नहीं है, लेकिन चूंकि अपने आप को रिप्रेजेंट किया उसने पार्टनर, और इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे लोन दिया गया, तो अब वो लायबल होगा. लेकिन किस लोन के लिए लायबल होगा? जो उसकी रिप्रेजेंटेशन की बेस पे दिया गया. फर्म के सारे लोन के लिए लायबल नहीं है, सिर्फ उस लोन के लिए जो इस रिप्रेजेंटेशन पे दिया गया कि वो पार्टनर है. जी, ये बात समझ आ गई आपको? और की क्वेश्चन? वन बाय वन. हाँ, वो डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ है प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में. इसका मतलब यह है जब पार्टनरशिप बन रही थी तो जो पार्टनर्स घर से पैसे लेके आए थे, चीजें लेके आए थे, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी समझी जाए, वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है. और बाद में जो ऐड होती गई, कुछ चीजें बाद में सब्सिक्वेंटली भी तो परचेज करते हैं, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स वगैरह, वो कहता है वो भी अगर पार्टनरशिप के पैसों से खरीदी गई या पार्टनरशिप के लिए खरीदी गई तो वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी. बाद में फर्दर कैपिटल भी तो इशू हो जाता है, फर्दर कैपिटल ऐड होता है ना, इसलिए उसने कहा बाद में जो फर्म के बिहाफ पे खरीदी गई, फॉर फर्म या बाय फर्म का मतलब क्या? फर्म के पैसों से खरीदी गई. कंसेप्ट पूरा क्या बना? हर वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी जो, पहला पॉइंट, जिस वक्त फर्म बन रही थी उस वक्त पार्टनर लेके आए. दूसरा पॉइंट, बाद में जो प्रॉपर्टी फर्म के पैसों से ली गई वो भी, या फर्म के पैसों से नहीं लेकिन फर्म के लिए ली गई, एडिशनल शेयर का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर, फर्म के पैसों से नहीं लिया, फर्म के लिए लिया, वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बनेगी. और फोर्थ में वो कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल भी फर्म. ठीक है, किसी पार्टनर ने फर्म के दराज से पैसे निकाले
और एसेट खरीदा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? डिपेंड करता है उसकी इंटेंशन क्या थी। अगर उसने पैसे निकालते हुए अपने अकाउंट को डेबिट किया, इसका मतलब उसकी इंटेंशन थी ये तो मैं ड्राइंग कर रहा हूं, मेरे जाती पैसे बन गए, अब ये उसकी अपनी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर उसने अपने अकाउंट को डेबिट नहीं किया तो फिर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जी हाँ, इसी पॉइंट में राइट्स और इंटरेस्ट की बाज औकात होता है प्रॉपर्टी कंप्लीट खरीदी जाती है, बाज औकात पार्शियल खरीदी जाती है। जैसे हो सकता है कि वो पूरी बिल्डिंग प्लाजा है, उसके अंदर कोई ऑफिस है। अब वो आपने देखा होगा कि वो जब सेल परचेज होती है, उनकी ऑफिस वगैरह के जो प्लाजे में होते हैं, वो नॉर्मल टिपिकली जैसे लैंड सेल परचेज होती है वैसे नहीं होती। वो आपको सिर्फ उतना उस पोर्शन का राइट देते हैं, उतना पोर्शन बेच, वो ना ऊपर वाले चीजें जो फ्लैट है ऊपर वो आपके हैं, ना उससे नीचे वाले फ्लोर पे जो वो आपके हैं। वो सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं इस सिचुएशन में समटाइम पूरी प्रॉपर्टी नहीं, पार्शियल प्रॉपर्टी को कह रहा है कि उसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहलाएगा फिर। जी और की क्वेश्चन? यहाँ पे कह रहा है कि by a silent partner by agreement has no voice in the management of the partnership, लेकिन इसमें मान लिखा कि made a part active part in the conduct of business। जो साइलेंट पार्टनर होता है वो बिजनेस मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है, उसका राइट नहीं है। लेकिन अगर उससे दूसरे पार्टनर कुछ पूछना चाहे, पाबंदी भी नहीं है, पूछ सकते हैं, लेकिन वो खुद से एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम आज के लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एक पर्सन है, उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो कंपनी के बुक्स को देखे, जनरल लेजर ट्रायल, सॉरी ये पार्टनरशिप के बुक्स को देखे, बुक से मुराद जनरल लेजर ट्रायल है, राइट नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर्स खुद उसके सामने प्रेजेंट कर दें तो कर सकते हैं, ठीक। जी और कोई क्वेश्चन? गुडविल ऑफ द बिजनेस क्या है? जब पार्टनर्स मिलके काम करते हैं तो अच्छा काम, प्रोडक्ट अच्छी है उनकी, मार्केट में उनकी रेपुटेशन डेवलप होती है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। ये इस रेपुटेशन को कहते हैं गुडविल। अगर आप इसे मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकें तो ये आपका एसेट है। और अकाउंटिंग में सिखाते भी है शायद वो पार्टनरशिप में कैलकुलेट, पिछले कुछ प्रॉफिट्स की एवरेज निकाल के कोई 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह की साइंस होती है, ठीक है। तो ये गुडविल क्या है? ये भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ के जाता है, पार्टनरशिप के जितने भी एसेट्स होंगे उसमें से उसे हिस्सा मिलेगा। क्या गुडविल को कैलकुलेट करके हिस्सा मिलेगा कि नहीं? वही हिस्सा मिलेगा, ठीक है। वो आप अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट भी पढ़ते होंगे, कहता था गुड रिकॉर्ड करके बाद में राइट ऑफ कर दो, कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट होते थे। तो जो पार्टनर रिटायर होगा उसे गुडविल में से भी हिस्सा दिया जाएगा। गुडविल भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, एक तरह है इंटेंजिबल, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी में शामिल होगी। प्रॉपर्टी से मुराद सिर्फ फिजिकल एसेट्स नहीं है, ठीक है, टेंजिबल नहीं, सिर्फ इंटेंजिबल भी शामिल है। जी और की क्वेश्चन? जी भाई, क्वेश्चन नंबर 15 चलें। क्वेश्चन 15 सारे कर लें, सारे कर लेते हैं, ये सारे कर लेते हैं, मुझे तो कोई इतराज नहीं। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट एंड स्टेट इट्स एक्सेप्शन। होल्डिंग आउट प्रिंसिपल बता देंगे। अगर एक पर्सन अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करे और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कोई थर्ड पार्टी लोन दे दे तो वो पार्टनर इस लोन के लिए लायबल है। प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट, वो पर्सन लायबल होगा। एक्सेप्शंस क्या है? 2 एक्सेप्शन, क्या? डेथ, इंसॉल्वेंसी। एग्जांपल्स क्या थी भला? एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है, नोटिस नहीं देता। माइनर 6 महीने, मेजॉरिटी एज अचीव करने के बाद 6 महीने तक नोटिस नहीं देता। ये एग्जांपल थी। एक्सेप्शन क्या थे? डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें वो नोटिस ना भी दें फिर भी लायबल नहीं होंगे। क्लियर हो गया? 12, 13 एक्सप्लेन, या आपके क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट एज डिस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप एक्ट। क्या कंसेप्ट है? फिर से बताएं। सेम है, यानी कौन से वाला? वो यही बताएं तो सही। अगर एक पर्सन
अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करे और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे थर्ड पार्टी लोन दे दे, तो वो पर्सन लायबल है उस डेट के लिए, जैसे एक नॉर्मल पार्टनर होता है। एक्सेप्शंस भी लिखेंगे, एग्जांपल्स लिख दें, मेरे ख्याल में एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझसे उसमें पूछा नहीं हुआ साथ में, ना एग्जांपल ना एक्सेप्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल है एग्जांपल्स लिख देनी चाहिए एक्सेप्शन की बजाय। कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए एग्जांपल ज्यादा अहम है। क्वेश्चन 14, विद रेफरेंस टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 discuss the consequences of not giving a public notice in the following cases when a minor partner attains the age of majority। अगर 6 महीने तक नोटिस ना दे, क्या कॉन्सिक्वेंस, उसे पार्टनर समझ लिया जाएगा होल्डिंग आउट बेसिस पे। when a partner retires from the firm, अगर पार्टनर फर्म से रिटायर होता है और वह नोटिस नहीं देता, अगर एक्टिव पार्टनर होगा तो फिर नोटिस देना जरूरी है, नोटिस नहीं देता तो उसे पार्टनर ही समझा जाएगा। अगर एक्टिव पार्टनर नहीं, डोरमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, फिर नोटिस देना जरूरी नहीं, वो रिटायरमेंट के बाद डेट्स के लिए लायबल नहीं होगा, फिर सिर्फ पार्टनर को नोटिस दे दिया काफी है, पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन 15, पटेल, बारी एंड सुल्तान वर पार्टनर्स इन ए फर्म ऑफ इंटीरियर डिजाइन। On 1 February 2014, Patel was adjudicated as insolvent by the court. कोर्ट ने कहा पटेल इंसॉल्वेंट हो गया। Under the provisions of Partnership Act 1932, briefly describe whether or not Patel may be treated as partner in the firm after adjudication. Also state the effects of such adjudication on Patel. कह रहा है पार्टनर होगा कि नहीं होगा, इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर पार्टनर नहीं, क्या लायबल है? बिफोर डेट्स जो है इंसॉल्वेंसी से पहले डेट्स के लिए लायबल है, बाद के लिए लायबल नहीं। अच्छा, अगर नोटिस दे देता या नोटिस ना देता, इससे फर्क पड़ता है? नहीं, दोनों सूरतों में वो लायबल नहीं। अगर नोटिस नहीं भी देता ना, पब्लिक नोटिस, फिर भी वो लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्सेप्शन है, होल्डिंग आउट की एक्सेप्शन है। डेथ केस में भी यही होगा, डेथ हो गई, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, फिर भी लायबल नहीं है उसकी प्रॉपर्टी, उसके रिप्रेजेंटेटिव। केस स्टडी में कुछ इस तरह की मिलती जुलती बात करेगा। क्वेश्चन 16, ए इंट्रोड्यूसेस बी टू सी एज हिज पार्टनर। ए सी को कहता है भैया बी मेरा पार्टनर है, व्हेन इन फैक्ट ही इज नॉट सो, एंड बी कीप्स साइलेंस। जबकि असल में पार्टनर नहीं और बी चुप रहता है। शर्त पूरी हो रही है होल्डिंग आउट वाली। On the faith of the representation, C gives credit to A. A becomes insolvent. Can C make B liable? Yes, बिल्कुल। Principle of holding out, stopple apply होगा जी। B गूंगा हो तो अच्छा, पहले मुझे तसल्ली से बता दीजिए, गूंगा है, बहरा तो नहीं है? बहरा भी है, अंधा भी है भाई, रहने दे, इतना मुश्किल केस ना बनाए। उसे किसी ना किसी इशारे से बता देना चाहिए था, नहीं 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 नहीं, वो कहे पार्टनर है, नहीं नहीं नहीं, आप कहे हाथ भी नहीं है उसके। बस कर दीजिए भैया। क्वेश्चन 18, सॉरी 17, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक्स इन्फॉर्म्स Y that he is also a partner in firm of A and B। X कहता है Y को कि मैं पार्टनर हूं इस फर्म में। Y conveys this information to his friend C। Y C को बता देता है। C believing X to be a partner of the firm of A and B supplies goods on credit to the firm। फर्म को चीजें सप्लाई करता है। Can C make X liable for the payment of the price of the goods remaining unpaid? भाई क्यों? सी ने एक्स को तो कुछ कहा ही नहीं, सी ने तो जो कहा वाई को कहा, तो वाई ने आगे एक्स को कहा। सी ने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन एक्स को नहीं दी, सी ने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन एक्स को, लेकिन एक्स ने लोन इसी रिप्रेजेंटेशन की बेस पे दिया। क्या एक्स, सॉरी सी ने, जो भी है, सी ने, दोबारा सुन लें, एक्स ने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन सी को नहीं दी,
एक्स ने रिप्रेजेंटेशन किसको दी थी? वाई को। अब एक्स ने अगर रिप्रेजेंटेशन सी को नहीं दी, क्या सी जो है वो रिकवरी करवा सकता है एक्स से? बिल्कुल, क्योंकि सी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, लेकिन सी ने जो सप्लाई किया है, जो लोन दिया है, जो क्रेडिट है, वो उस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे दिया है। तो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट पार्टी को देना लाजमी नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्ट पार्टी, अगर पर्सन ने रिप्रेजेंट किया किसी के भी सामने अपने आप को एज पार्टनर, और किसी थर्ड पार्टी ने इस रिप्रेजेंटेशन को सुन के लोन दे दिया, तो वो लायबल होगा। अब सी टीवी पे आके कह देता है, मैं ए और ये एक्स जो है टीवी पे आके ए और बी को कह देता है, ठीक है, किसी कोई बैठे हुए कमेंटेटर वगैरह जो होते हैं, तजियाकार होते हैं, उनको कहता है कि मैं ए और बी का पार्टनर हूं, ठीक है, और बाद में कहता है, अब सारी दुनिया को पता चल गया। अब जो लोग भी लोन देते हैं, क्या सी ये जो बंदा था जिसने टीवी पे बैठ के स्टेटमेंट दी, बाद में बैकआउट कर सकता है? मैंने आपको तो कहा नहीं, वो तो टीवी चैनल पे जो बंदा बैठा हुआ था, मैंने तो उसको कहा था। वो कहता नहीं भैया, सारी दुनिया तक पहुंच गई बात आपकी, आप लायबल है। 17 क्लियर? तो बताइए लायबल है कि नहीं? बिल्कुल है, यस। 18, एस इज ए पार्टनर इन ए फर्म, he gives notice of his retirement to other partners but does not give public notice of it. Thereafter the firm borrows rupees 5,000 from a banker and the banker is able to recover only 3,000 from the other partners. Can the banker hold as liable for the balance of rupees 2,000 due to him? If he is an active partner. एक्टिव पार्टनर है तो करवा सकता है, क्योंकि एक्टिव पार्टनर उसका जिम्मेदारी थी कि नोटिस देता। और ये डोरमेंट पार्टनर फिर नहीं, डोरमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। 19, ए इज ए पार्टनर विद अदर पर्संस, ए डाइज एंड द सर्वाइवर्स कंटिन्यू द बिजनेस इन द फर्म्स नेम, ओरिजिनल नेम से ही उन्होंने पार्टनरशिप का बिजनेस किया। आफ्टरवर्ड द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, इज ए स्टेट लायबल टू द सप्लायर्स ऑफ द पार्टनरशिप? ए के जितने भी जायदाद है वो लायबल है। क्यों लायबल नहीं? उसने नोटिस नहीं दिया। डेथ में ये अप्लाई नहीं होता, डेथ और इंसॉल्वेंसी में नोटिस देना जरूरी नहीं होता, लायबल नहीं। अगर बाद में लोन दिया गया है उसकी डेथ, फिर लायबल नहीं। अगर डेथ से पहले लोन दिया गया है फिर लायबल होगा। जी ये बात समझ आ गई? अब आई क्या आपका क्वेश्चन आ गया? जी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है। मेहर, आबिद, रानी एंड अजरा वर पार्टनर्स इन आबिद एसोसिएट्स, ए फर्म ऑफ टाउन प्लानर्स एंड कंसल्टेंट्स। बारी बिल्डर सप्लाई गुड्स टू आबिद एसोसिएट्स ऑन क्रेडिट। क्लियर हो गया? फर्म है और दूसरी तरफ सप्लायर है। आबिद डाइड ऑन 5th January 2015. मेहर, रानी एंड अजरा डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस इन द ओल्ड फर्म्स नेम। आबिद मर गया और बाकी तीनों ने कहा पुरानी फर्म का नाम चेंज करने की जरूरत क्या है, पुरानी फर्म से ही काम ना, पुराने नाम से काम करते। इसका मतलब है वो लोगों को ये बताना नहीं चाह रहे कि हमारा पार्टनर मर गया। लोगों तक ये था, अगर नाम पहुंचे, आपने देखा होगा नॉर्मली फर्म्स के नाम इस तरह ए बी एंड कंपनी, तो बी मर जाए तो उसका नाम फिर ए बी एंड कंपनी अगर कंटिन्यू करता रहे तो लोगों की क्या परसेप्शन होगी कि ए भी है बी भी है। बारी बिल्डर सप्लाई, सॉरी, however neither the surviving partners nor the representative of Abid gave public notice to this effect. क्या पब्लिक नोटिस जरूरी था? भैया पब्लिक नोटिस जरूरी नहीं है, डेथ होगी, डेथ एक्सेप्शन है। जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब वो फर्म के लिए लायबल ना, फर्म के डेथ के लिए गलत। बिफोर डेथ वाले के लिए लायबल है, उसके स्टेट, उसके प्रॉपर्टी, आफ्टर डेथ वाले के लिए नहीं है। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेजर क्लाइंट, आबिद एसोसिएट्स वाज फेसिंग डिफिकल्टी इन मेकिंग पेमेंट टू बारी बिल्डर्स। व्हेन बारी बिल्डर्स इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, दे केम टू नो अबाउट द डेथ ऑफ आबिद। दे हैव नाउ फाइल्ड सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ outstanding balance severally against Abid estate and Meher as the credit was extended on the faith of Abid and Meher. वो कहता है मैंने तो आबिद एंड मेहर के लिहाज से लोन दिया था।
सेवरली का वर्ड अंडरलाइन कीजिए, इसके साथ एक और लफ्ज लिख लिए जॉइंटली। पहले इस केस को कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। एज द क्रेडिट वाज स्टैंडेड ऑन द फेथ ऑफ आबिद एंड मेहर, आबिद और मेहर के खिलाफ क्या पॉसिबल है कि जो सप्लायर्स क्रेडिटर्स हैं वो सारे पार्टनर्स की बजाय 2 या 3 पार्टनर्स के खिलाफ या एक पार्टनर के खिलाफ केस फाइल करें? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, वो जॉइंटली सबके खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हैं, सेवरली किसी एक के खिलाफ भी कर सकते, हर एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जी करें, इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930 एक्सप्लेन वेदर बारी बिल्डर्स आर जस्टिफाइड इन फाइलिंग द अबव सूट्स। जी क्या जस्टिफाइड हैं एंड वुड दे सक्सीड इन रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट अंडर द अबव सर्कमस्टेंसेस? जी केस फाइल किया आबिद और मेहर, जस्टिफाइड हैं, कर सकते हैं, लेकिन मेहर से तो रिकवरी कर सकते हैं, वो आबिद से रिकवरी नहीं कर सकते उन डेट्स की जो डेथ के बाद दिए गए। डेथ से पहले वाले रिकवर करवा सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? ये था हमारा केस। हाँ, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 भी कवर किया था हमने कि नहीं किया? 7 नहीं किया, अच्छा वो आज पढ़ना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के क्वेश्चन हो गए? 5 के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए? ये थे वो डेबिटेड हिज अकाउंट, अंडरलाइन करवाया हुआ मैंने। जी बिल्कुल। आज के लेक्चर की तरफ चलें। अच्छा परेशान नहीं होना, इतना ज्यादा मटेरियल और सिर्फ 20 मिनट है, 10 मिनट में काम है। 10 मिनट नहीं है मेरे भाई, 20 मिनट है। 40 मिनट में क्लास खत्म होती है। 40 अब चले 35-15 मिनट तो है ना। हाँ तो आइए जरा देखिए, खुद देखिएगा आप कि कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट पढ़ने आज हमने सिर्फ। क्या? ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, ये तो मैंने समझाया हुआ आपको। ट्रांसफरी कौन भाई? अगर एक पार्टनर को पैसों की जरूरत पड़े किधर जाएगा? दूसरे पार्टनर के पास। भैया पैसों की जरूरत है, लोन दे दो, कहेंगे देख लो पार्टनरशिप का अकाउंट खाली पड़ा है, कोई पैसा नहीं है हमारे पास। कहने का अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, मैं अपना पार्टनरशिप का शेयर बेच देता हूं, किसी और को पार्टनर बना देते हैं। ठीक है, तुम पैसे नहीं देते तो मैं किसी और को शेयर, जैसे कंपनी के शेयर बेचे जा सकते हैं, पार्टनरशिप में जो शेयर है वो भी बेचा जा सकता है। वो कहने नहीं नहीं ऐसे ना करो, और बंदा पता नहीं हमारी अच्छी 4 बंदे हैं, हमारी अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, कोई और बंदा पता नहीं किस माइंडसेट का आता है, तो मैं ऐसा करो शेयर बेचो ना, ट्रांसफर कर दो। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा हम सारे एग्री करते हैं, तुम किसी बंदे के पास जाओ, उसे कहो ये पार्टनरशिप का बिजनेस है, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, आप इतने पैसे मुझे दे दे जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है। अब मेरी बजाय आपको इस बिजनेस में से प्रॉफिट का हिस्सा मिलता रहेगा। और वो बंदा जो ट्रांसफरी है अगली बात क्या पूछेगा? कहेगा अच्छा प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलता रहेगा, लेकिन बाद में लॉस भी जाहिर है, प्रॉफिट है तो लॉस ट्रांसफर होगा, लेकिन जो एसेट्स में हिस्सा है क्या वो भी मिलेगा? वो भी मिलेगा, वो भी प्रॉफिट में से, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट पूरी कर रहा है, पार्टनर की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो जब दूसरा बंदा उसको पे कर रहा है तो उसमें रीजनल शेयर भी उसका शामिल है, प्रॉफिट शेयरिंग भी शामिल है। तो ये कंसेप्ट है ट्रांसफरी का। अब ये जो दूसरा बंदा होता है जो उस पार्टनर को पैसे दे देता है, इसको कहते हैं ट्रांसफरी। सबसे पहले हमें कंसेप्ट बता रहा है ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट कहते हैं किसको है? कह रहा है ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट का मतलब है ऐसा बंदा जिसको ए पर्सन टू हुम इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा बंदा जिसको ट्रांसफर कर दिया जाए। भाई क्या ट्रांसफर कर दिया जाए? इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट कौन सा? प्रॉफिट में हिस्सा के प्रॉपर्टी में भी हिस्सा, दोनों में हिस्सा ट्रांसफर कर दिया जाए। प्रॉफिट में से भी प्रॉपर्टी में से भी ट्रांसफर। क्या कहता है? सेल भी कर सकते हैं, मॉर्गेज भी कर सकते हैं, यानी ये भी कह सकते हैं कि हमेशा के लिए आपका हो,
ये भी कह सकते हैं कि 5 साल तक आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। वो पार्टनर की, जो हमारा ओरिजिनल पार्टनर और ट्रांसफरी, उनके आपस की टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर पार्टनर को 4-5 साल के लिए लोन चाहिए, वो अपना पूरा शेयर नहीं, वो कहेगा 4-5 साल के लिए राइट्स आपको दिए, बाद में वापस हो जाए। तो सेल भी कर सकते हैं परमानेंटली, मॉर्गेज भी के तौर पे भी, सिक्योरिटी के तौर पे भी रखवा सकते हैं कुछ अरसे के लिए, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, अगर सारे पार्टनर रजामंद होंगे तो, वरना नहीं। ठीक है, यानी पार्टनर्स की इजाजत के बगैर किसी को शेयर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये ट्रांसफरी का कंसेप्ट समझ आया? अब देखिए, उस पार्टनर का मसला भी हल हो गया, उसे पैसों की फौरी जरूरत है, वो भी मिल गए, और बाकी पार्टनर्स वो भी सुकून में है कि अननोन बंदा आके हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना हर पर्सन का माइंडसेट डिफरेंट होता है। वो कहता है अच्छा, ट्रांसफरी का कंसेप्ट बताइए, ट्रांसफरी के राइट्स क्या हैं और इसके रिस्ट्रिक्शन या डिसेबिलिटीज क्या है? ट्रांसफरी के राइट्स क्या है आपके ख्याल में? जो लिखा है इसको छोड़े, क्या राइट्स होंगे ट्रांसफरी के? प्रॉफिट में से हिस्सा उसको मिले, और अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए तो प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिलना चाहिए। यही कह रहे हैं। पहला, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, प्रॉपर्टी का नहीं, एसेट का ले, उसमें भी हिस्सा मिले, लेकिन कब मिलेगा ये प्रॉपर्टी वाला? जब डिसॉल्व होगी बात। ये नहीं वो आते ही अगले दिन कहते चलो भाई डिसॉल्व करो फर्म को, मेरा हिस्सा दो। अरे ऐसे नहीं, अगर बाकी पार्टनर्स खुद डिसॉल्व करेंगे फिर उसको हिस्सा मिलेगा। वो आगे अगले दिन ये नहीं कह सकता भाई मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, डिसॉल्व करो फर्म को। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? खुद पार्टनर्स अगर डिसाइड करें कि हमने फर्म डिसॉल्व करनी है, फिर उसको जो हिस्सा बनता है वो दिया जाएगा। ट्रांसफरी आके ये नहीं कह सकता कि फर्म डिसॉल्व करो हिस्सा लेने के। फिर अकाउंट्स, ट्रांसफरी का राइट्स क्या क्या? अकाउंट्स का दो टर्म्स यूज होंगी, एक बुक्स, एक अकाउंट्स। ये फर्क आपको कंपनी लॉ में भी बताया हुआ है। बुक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम वहां पे कहा करते थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल। और अकाउंट्स जिसे हम एनुअल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा करते थे, वो 5 स्टेटमेंट। बताइए रूटीन नेचर पे कौन सी चीजें बनती है? बुक्स। और साल के एंड पे क्या बनता है? अकाउंट्स। ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? बुक्स में। अकाउंट्स में तो समरी आती है ना। वो कहता है इसका राइट है कि इसको अकाउंट्स भी भेजे जाएंगे। अच्छा, मजे की बात, कौन से वाले अकाउंट्स? रूटीन नेचर वाले। इसका मतलब है ट्रांसफरी को सिर्फ प्रॉफिट दिया जाएगा, तुम्हारा शेयर इतना बनता है। वो कहेगा अच्छा शेयर का कैलकुलेट कैसे किया मुझे बताओ। क्या उसे बुक्स शो करवाई जाएंगी? उसे अकाउंट शो करवाए जाएंगे? नहीं करवाए जाएंगे। बुक्स भी नहीं, अकाउंट्स भी नहीं। हाँ, जब आखिरी पेमेंट उसको करनी है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, उस वक्त जो अकाउंट्स बनेंगे ना, जिनमें वो रियलाइजेशन अकाउंट भी होता है और दूसरे फाइनल सेटलमेंट के लिए, वो वाले अकाउंट्स हम ट्रांसफरी को देते हैं, वो वाले अकाउंट्स, बाकी नहीं। देखिए, ज़हन में रखिए, बुक्स अलहदा कंसेप्ट है, अकाउंट्स अलहदा कंसेप्ट है। बुक्स से मुराद जर्नल, लेजर, ट्रायल वगैरह, और अकाउंट से मुराद फाइनेंशियल। अब अकाउंट्स में आ जाएं। अकाउंट्स भी दो तरह के, एक जो हर साल बनेंगे, एक वो जो रेजोल्यूशन के वक्त बनेंगे। इसको बुक्स की, ट्रांसफरी को बुक्स की एक्सेस है? कोई नहीं है। अकाउंट्स की एक्सेस है? कोई नहीं है। हाँ, कौन से वाले अकाउंट्स की एक्सेस है? जो डिसोल्यूशन के वक्त प्रिपेयर होंगे, और वो भी किस लिए? ताकि वो ये देख ले कि मेरा शेयर फाइनल जो मुझे मिल रहा है सही कैलकुलेट हुआ। इसका मतलब अगर ये ट्रांसफरी ये कहता है वो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिया है तुम लोगों को इस दफा, लगता है तुम्हारा असल प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और मुझे तुमने कम शो करवाया, लाओ जरा अपना रिकॉर्ड मुझे चेक करवाओ। ट्रांसफरी रिकॉर्ड चेक कर सकता है? नहीं चेक कर सकता। ये राइट्स क्लियर हुए? प्रॉफिट का राइट्स है, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी का राइट्स है, अकाउंट्स का राइट है। कब? लेकिन डिसोल्यूशन के वक्त। डिसेबिलिटीज क्या है? यानी क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या नहीं कर सकता भाई? बिजनेस को आके मैनेज नहीं कर सकता, बिजनेस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, आके ये नहीं कह सकता जो भी काम करते हो, पॉलिसीज बनाते हो, मेरे से भी पूछा करो। फारे करे हो भाई, तू पार्टनर थोड़ा ही है, ट्रांसफरी बनाया है, पार्टनर नहीं बनाया तुझे। तो बिजनेस में के अफेयर्स को आके मैनेज नहीं कर सकता, मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकता।
बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, मगर बुक्स छोड़ तुम अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे उसके राइट्स में कह रहे हैं अकाउंट्स उसको दिए जाएंगे। क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, क्यों नहीं? और ये रूटीन के अकाउंट्स की बात कर रहा है, ये डेसोल्यूशन के वक्त बात कर रहा है, ये डेसोल्यूशन के वक्त की बात कर रहा है। फिर आगे, क्या वो प्रॉफिट को चैलेंज कर सकता है कि भैया मुझे आप लोगों ने कम प्रॉफिट दिया, मेरा असल में ज्यादा बनता होगा, मैं तो देखता हूँ ग्राहकों की लाइन लगी होती है, प्रॉफिट देने की बारी आती है, थोड़ा सा मुंदा सा प्रॉफिट दे दे तो मुझे, क्या चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। सू फॉर डेसोलेशन, कह सकता पार्टनरशिप को डिसॉल्व करो, बाकी पार्टनर की मर्जी, पार्टनर तो है ही नहीं। कुछ समझ आया? था कोई मुश्किल? और घड़ी देख के बताइए कितना टाइम गुजरा है? 6, 7, 8 मिनट गुजरे होंगे, 10 मिनट। 10 मिनट में बाकी माइनर वाली बात भी हो जानी। अच्छा, F1 की क्लास नहीं आज आपकी? फिर तो हम आधा घंटा और पढ़ सकते हैं। नहीं, चाहे ऐसे पिला दूं। अच्छा, 1 मिनट है, 2 ऑप्शंस हैं। नहीं चले, वो नहीं पढ़ा रहा, मान लिया आपकी बात, लेकिन जल्दी छुट्टी भी नहीं दे रहा। 2 ऑप्शन है, या क्विक रिवीजन कर लें या केस पास पेपर्स। पास पेपर ठीक है बिल्कुल, क्योंकि पास पेपर में बहाने से हमारी रिवीजन भी हो जाती है, ट्रांसफरी वाला आ जाए। और ये दोनों आई कैप के पास पेपर के क्वेश्चन हैं, और दोनों जो है आई कैप के क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। नहीं सॉरी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है मेरे सामने, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसमें भी वही बात है, दोनों आई कैप के क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन बैंक में। पढ़ते हैं 21। कह रहा है समीर, फोजिया एंड सोलत आर पार्टनर्स इन ए फर्म। फोजिया ट्रांसफर्ड हर इंटरेस्ट इन द फर्म एब्सोल्युटली टू हर सन आदिल। ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट, किसको? आदिल को। ट्रांसफर्ड को अंडरलाइन कीजिए, ट्रांसफर्ड हर इंटरेस्ट। In the light of provisions of partnership at 1932, would Adil be considered as a new partner in the firm? कभी भी नहीं। Also describe the rights and restrictions on Adil in view of such transfer. Rights क्या है आदिल के? Restrictions क्या है? (21) क्लियर है? 22. Makbul, Rufi and Sham are the partners in Zishan Builders. A firm, ये शाम नहीं शम्स होगा, नहीं ये इस्लामी केस स्टडी होगी। शाम तो लगता है कोई इंडियन बन जाते हैं। हाँ शम्स, चले जो भी है। A firm engaged in the business of constructing industrial and residential projects in Balochistan. Sham is also the owner of a cottage industry in Quetta. Sham has obtained a long-term loan for his cottage industry from Dostana Bank Limited by transferring his interest को underline करें, in ZB to the bank by way of a mortgage के जरिए से भी ट्रांसफर हो सकता है बिल्कुल। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्क्राइब द राइट्स एंड डिसएबिलिटीज इफ एनी ऑफ दोस्ताना बैंक लिमिटेड इन द अबव सर्कमस्टेंसेस। वो तो वही है, रिपीट हो रहा है, नाम बदल के कंसेप्ट वही कुछ है। चलो खैर, अच्छी बात है, तो क्लियर हो गया। जी मेरा भाई वो मुझे बताया, सर पकड़ के बैठे हैं भाई कॉर्नर में। भैया क्या राइट्स है दोस्ताना बैंक के? हाँ, इसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिले, एसेट्स या प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा मिले। कब? जब वो मांगे डेसोल्यूशन के वक्त। और एक और राइट है अकाउंट्स फॉर, और जी इनसे पूछिए डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस क्या है? दोस्ताना बैंक के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या रिस्ट्रिक्शन है?
वो बिजनेस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और क्या नहीं कर सकता? बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स और हाँ सू भी नहीं कर सकता डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के भाई मुझे जल्दी पैसे चाहिए, पार्टनरशिप खत्म करके एसेट बेचे और मुझे पैसे दें, ये भी नहीं कह सकता। चलिए ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।